सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। देखिए, जनरली क्या होता है कि जो भी पर्सन यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो वही लाइबल होता है। बट वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करें हम, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो पर्सन यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है तो इसके रॉन्गफुल एक्ट के कारण कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर लाइबल हो सकता है। इसी को हम कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। यानी कि इसके मीनिंग की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड वाइकेरियस लाइबिलिटी। यानी कि किसी पर्सन ने जो रॉन्गफुल एक्ट करा है और इसके रॉन्गफुल एक्ट के कारण कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर लाइबल हो रहा है, उसी को हम कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब यहाँ पर पर्सन बी के रॉन्गफुल एक्ट के कारण यहाँ पर पर्सन ए लाइबल हो सकता है। यही होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। बट यहाँ पर नेसेसरी चीज़ ये है कि पहली चीज़ ये कि यहाँ पर ए और बी के बीच में एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो कनेक्टेड होना चाहिए इस रिलेशनशिप से। जब भी हम कहेंगे कि जो बी ने रॉन्गफुल एक्ट किया है उसके लिए पर्सन ए यहाँ पर वाइकेरियसली लायबल होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी रिलेशनशिप है। पहली है प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप, दूसरी पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की रिलेशनशिप, तीसरी मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। अब इनको एक एक करके हम सिंपल लैंग्वेज में एक डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप पर। ये जो रिलेशनशिप है ये एक जनरल प्रिंसिपल पर चलती है जो कि है क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट। यानी कि इसका मतलब है एक्ट ऑफ एन एजेंट इज़ द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि अगर एजेंट के द्वारा कुछ एक्ट हुआ है तो माना जाएगा वो प्रिंसिपल के द्वारा भी एक्ट हुआ है। मतलब अगर एजेंट ने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसके लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा। पर कब, इस लाइन पर मैं जोर देते हुए कहूँगा कि प्रिंसिपल कब लायबल होगा, व्हेन द एजेंट परफॉर्म्स अ रॉन्गफुल एक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ एज एन एजेंट। यानी कि अगर वो जब प्रिंसिपल के अंडर में कुछ काम कर रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द वर्क आवर्स अगर उसने कुछ ड्यूटी करते हुए उसने कुछ यहाँ पर अगर रॉन्गफुल एक्ट किया है उस एजेंट ने, तभी यहाँ पर प्रिंसिपल लायबल होगा। अब इसमें केस है, केस का नाम है मिसेस लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि जो मिसेस लॉयड थी उनके दो कॉटेजेस थे जिसकी इनकम से वो सेटिस्फाइड नहीं थी। तो वो गई एक कंपनी में, कंपनी का नाम था ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी जो कि एक कंसल्टेशन कंपनी थी। वहाँ पर वो गई और वहाँ उस कंपनी का जो मैनेजिंग क्लर्क था उसने मिसेस लॉयड को एडवाइस दिया कि आप अपने कॉटेजेस सेल कर दीजिए और इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए तो आपके दोनों कॉटेजेस ना सेल हो जाएंगे। तो वो वहाँ पर मिसेस लॉयड साइन कर देती हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर और उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेल डीड के नहीं है, ये तो एक गिफ्ट डीड के हैं। किसके नाम पर? उस मैनेजिंग क्लर्क के नाम पर। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो मिसेस लॉयड ने अपने जो कॉटेजेस हैं वो गिफ्ट के तौर पर दे दिए, किसे? मैनेजिंग क्लर्क को। तो यहाँ पर मैनेजिंग क्लर्क ने यहाँ पर फ्रॉड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में मालूम पड़ता है मिसेस लॉयड को, तो वो करती है केस इस एजेंसी पर जिसमें प्रिंसिपल को यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं होता है कि ऐसा सब कुछ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट में केस जाता है तो प्रिंसिपल यहाँ पर कोर्ट में कहता है कि यहाँ पर मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं थी कि ऐसा सब कुछ हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोर्ट फिर हेल्ड करता है, अपना डिसीजन देता है कि एक्ट ऑफ एन एजेंट इज़ द एक्ट ऑफ एन प्रिंसिपल। यानी कि एजेंट के द्वारा कुछ यहाँ पर एक्ट किया है तो माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल भी लायबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनर्स रिलेशन। ये भी प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप जैसा ही है। फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। अगर ए ने भी यहाँ पर कुछ रॉन्गफुल एक्ट करा है तो उसके लिए बी और सी जो पार्टनर हैं वो लायबल होंगे। पर कब? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तभी वहाँ पर बी और सी भी लायबल होंगे उस ए के द्वारा जो रॉन्गफुल एक्ट किया गया है। इसमें भी एक केस था, केस का नाम है हैमलिन वर्सेस हाउसटाउन एंड कंपनी का केस। इस केस में क्या हुआ था कि दो पार्टनर थे जिसमें से एक पार्टनर ने रिश्वत दी, किसको? प्लेंटिफ्स के क्लर्क को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करे। तो यहाँ पर वो जो पार्टनर था उसने कुछ गलत कार्य करने के लिए यहाँ पर रिश्वत दी, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही हेल्ड करा कि बोथ द पार्टनर्स वर हेल्ड लायबल। यहाँ पर दोनों को लायबल ठहराया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स जैसा रूल एप्लीकेबल हो रहा है।
नाउ वी टॉक अबाउट मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। ये भी वही रिलेशनशिप जैसा ही है। अगर सर्वेंट कुछ यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो यहाँ पर मास्टर भी लायबल होगा, पर कब? जब सर्वेंट ने जो रॉन्गफुल एक्ट परफॉर्म किया है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपने काम के दौरान ही अगर उसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है, टॉर्ट कमिट किया है, तो उसके लिए मास्टर भी लायबल होगा। अब यहाँ पर दो मैगजीम है विच इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर सर्वेंट्स एक्ट। पहली मैगजीम है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, जिसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, यानी कि ये मास्टर को उसी पोजीशन पर रखती है जैसे कि उसने खुद ने ही यहाँ पर कुछ एक्ट किया हो। इस मैगजीम का मतलब ये होता है। दूसरी मैगजीम है क्विट फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे से यहाँ पर कुछ रॉन्गफुल एक्ट करवाया है तो मान लिया जाएगा कि वो उसने खुद ने ही एक्ट किया है। अब यहाँ पर मास्टर को लायबल बनाने के लिए यहाँ पर दो एसेंशियल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। पहला ये कि द टॉट वॉज कमिटेड बाय द सर्वेंट, यानी कि जो टॉट कमिट हुआ है वो सर्वेंट के द्वारा किया गया हो। दूसरा एसेंशियल ये कि द सर्वेंट कमिटेड द टॉट इन द कोर्स ऑफ हिस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सर्वेंट ने यहाँ पर टॉट कमिट किया है वो कब किया हो? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपने काम के दौरान वहाँ पर उसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट परफॉर्म किया है, टॉट कमिट किया है, तभी वहाँ पर मास्टर लायबल होगा। मतलब यहाँ पर अगर सर्वेंट ने जो टॉट कमिट किया है वो अगर कोर्स ऑफ हिस एम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पर उसने टॉट कमिट नहीं किया है तो यहाँ पर मास्टर लायबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि ये दोनों एसेंशियल होना ज़रूरी है, तभी मास्टर लायबल होगा। देखिए, अब हम जब से बात कर रहे हैं मास्टर एंड सर्वेंट पर, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर सर्वेंट होता कौन है, हु इज़ सर्वेंट। तो सर्वेंट वो होगा जो किसी के कंट्रोल और डायरेक्शन पर काम करेगा, उसे हम कहेंगे सर्वेंट। ठीक है, तो हम जनरल रूल ये पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक कि अगर सर्वेंट ने यहाँ पर कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा। ठीक है, पर अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसके लिए मास्टर लायबल नहीं होगा। अब नया शब्द हमारे सामने आया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यानी कि वो जो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करता है, यानी कि वो खुद ही अपना मास्टर होता है, इसलिए वो खुद ही अपने डायरेक्शन पर चलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कुछ रॉन्गफुल एक्ट करता है, टॉट कमिट करता है, तो उसके लिए मास्टर लायबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टैक्सी हायर करी मैंने। अब उस टैक्सी का जो ड्राइवर था उसने नेग्लिजेंटली किसी को यहाँ पर गिरा दिया, या मान लीजिए उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो वो खुद यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर जो था वो लायबल रहेगा, ना कि मैं रहूँगा। क्यों? क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर था वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, और अभी मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कुछ टॉर्ट कमिट करता है तो वहाँ पर मास्टर लायबल नहीं होगा, वो खुद लायबल होता है। सो आई होप आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का पूरा मतलब यहाँ पर समझ में आया होगा। सो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मेरा एक कार ड्राइवर है जो कि मेरा सर्वेंट है। ठीक है, अब उससे यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उसके लिए यहाँ पर मैं लायबल रहूँगा कि नहीं? अब ये इसका आंसर आप मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है तो मास्टर यहाँ पर कब कब लायबल हो सकता है, या फिर हम कहें कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहा है वो कब कब यहाँ पर लायबल हो सकता है, इसको हम समझते हैं। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि इफ़ एन एम्प्लॉयर ऑथोराइजेज द डूइंग ऑफ एन इलीगल एक्ट, यानी कि अगर एम्प्लॉयर या फिर हम कह दें मास्टर अगर ऑथोराइज करता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को क्या करने के लिए, कुछ इलीगल एक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर वो मास्टर या फिर वो जो एम्प्लॉयर है वो भी लायबल माना जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन हमारी ये है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में भी यहाँ पर एम्प्लॉयर लायबल होगा। फॉर एग्जांपल देखा था हमने रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में। ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन है नेग्लिजेंस का होना, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था टैक्सी ड्राइवर वाला। मैंने एक टैक्सी हायर करी थी और फिर जो टैक्सी ड्राइवर था उसने एक्सीडेंट कर दिया था, तो वहाँ पर वो खुद लायबल रहा था, मैं नहीं था। ठीक है, वो एग्ज़ाम्पल याद आया होगा आपको। तो यहाँ पर उस एग्ज़ाम्पल में अगर मान लीजिए मैंने वो जो टैक्सी ड्राइवर था, अगर मैंने ये देखा ही नहीं कि उससे इस टैक्सी चलाने का जो क्वालिफ़िकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है भी कि नहीं, अगर मैं
ये नेग्लिजेंसी दिखाता हूँ, अगर मैं ये जांच पड़ताल नहीं करता हूँ कि उसे जो है टैक्सी चलाना आती है कि नहीं, तो अगर वो कुछ यहाँ पर एक्सीडेंट कर देता है तो यहाँ पर मैं भी लायबल रहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेग्लिजेंसी दिखाई। क्यों? मैंने ये देखा ही नहीं कि उसे एक्सपीरियंस है कि नहीं यहाँ पर टैक्सी चलाने का। तो समझ रहे हो मतलब यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी कि नेग्लिजेंस के कारण यहाँ पर एम्प्लॉयर भी लायबल होगा। अब एक चीज़ और आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लाइबिलिटी ऑफ व्हीकल ओनर्स, यानी कि अगर आपने आपकी व्हीकल रिपेयर करने के लिए दी अपने मैकेनिक को, तो वहाँ पर वो जब आपकी व्हीकल टेस्ट ड्राइव करता है उस दौरान अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए लायबल आप नहीं रहोगे, वो खुद रहेगा। इसमें एक केस हुआ था, केस का नाम है बी गोविंद राजू लाला वर्सेस एमएलए गोविंदरी मोदुलियार का केस। इस केस में क्या हुआ था कि जो व्हीकल का ओनर था उसने अपनी व्हीकल रिपेयरिंग पर दी, ठीक है, एक वर्कशॉप पर। अब वर्कशॉप का जो ओनर था वो टेस्ट ड्राइव कर रहा था उस व्हीकल का, उस दौरान एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कोर्ट में केस होता है, कोर्ट यही हेल्ड करता है कि यहाँ पर वर्कशॉप ओनर को लायबल ठहराया गया। क्यों? क्योंकि वो था यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हीकल का ओनर था वो लायबल नहीं रहेगा, वर्कशॉप का जो ओनर था लायबल वो रहेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इस वीडियो में उसका आप आंसर चैट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताना कि कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।